सो हे गाइस, वेलकम टू हॉररलैंड। स्वागत है आपका दुनिया के मोस्ट हॉरर मूवी एक्सप्रेशन चैनल में। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि निठारी किलिंग के ऊपर बनी एक सीरीज एनसीआर क्राइम रिपोर्ट का एक्सप्लेनेशन था, जिसके ऊपर 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो उस वीडियो में मैंने निठारी किलिंग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, लेकिन वहीं मैंने नेटफ्लिक्स पर एक और सीरीज को देखा जिसका नाम था सेक्टर 36, जिसमें निठारी किलिंग के मेन कल्प्रिट सुरेंद्र कोहली की कहानी को बहुत ही ब्रॉडली वे में एक्सप्लेन किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए इसे भी एक्सप्लेन कर दूं। सेक्टर 36 में सुरेंद्र कोहली का कैरेक्टर विक्रांत मसीह ने प्ले किया है, जिनकी एक्टिंग आप लोगों ने मिर्जापुर और 12th फेल में देख ली होगी। वहीं सुरेंद्र कोहली के कैरेक्टर को बहुत साइकोपैथिक दिखाया गया है कि उसकी थिंकिंग कैसी रही होगी और वो कैसे किडनैपिंग और अपने मर्डर परफॉर्म करता था। कहानी को ओवरऑल समझने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखना जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सोना प्रधान, धीरज चौहान और मोहसिन एलियास को थैंक यू कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट किया। और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्टर 36 को। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली 2005 से, जहाँ पर हम परम को देखते हैं। असल में परम सुरेंद्र कोहली के ऊपर ही बना हुआ कैरेक्टर है। परम बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बलबीर का नौकर था। बलबीर के कई सारे घर थे और उसके सेक्टर 36 वाले घर की देखभाल परम करता था। बलबीर एक बिजनेसमैन था तो बहुत ही कम बार इस घर पर आता था। परम अकेले घर का मालिक रहता था और वो अक्सर कौन बनेगा करोड़पति देखा करता था। गांव में उसकी एक फैमिली थी जहाँ पर उसकी एक पत्नी, एक छोटी सी बच्ची थी। साथ ही उसकी पत्नी इस समय प्रेग्नेंट भी थी। वह अक्सर अपने घर पर कॉल करके उनकी खबर लिया करता था। उसकी बातों से ऐसा लगता था जैसे कि वो अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार करता है। दुनिया वालों और फैमिली की नज़र में वो एक कंप्लीट फैमिली मैन था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। क्योंकि यहाँ पर हम बलबीर के घर में एक स्कूल की यूनिफॉर्म में एक बच्ची की डेड बॉडी को देखते हैं और उस डेड बॉडी को परम छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था। इसके बाद में वो क्या करता है ये तो हम आगे ही देखेंगे। लेकिन परम जो मीट खा रहा था उसकी हड्डियां किसी इंसान की तरह नहीं लग रही थी। अगले सीन में हम उस एरिया के एसआई राम को देखते हैं। वो भी परम की ही तरह एक प्रॉपर फैमिली मैन था। उसकी भी पत्नी थी और एक बेटी थी जिससे बहुत ही प्यार करता था। लेकिन फैमिली के लिए राम भले एक अच्छा इंसान हो, लेकिन वो एक नंबर का घूसखोर पुलिस ऑफिसर था। उसे अपनी ड्यूटी से कोई भी लेना देना नहीं था। असल में उस पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस ऑफिसर की एक जैसी हालत थी, जिनको लोगों की प्रॉब्लम और अपनी ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं था। सभी के सभी बस फ्री की सैलरी ले रहे थे। साथ ही कई सालों से उस एरिया से कई सारे बच्चे भी मिसिंग हो रहे थे। पुलिस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर उन मिसिंग बच्चों के पोस्टर से भर चुका था, लेकिन फिर भी पुलिस को इन सबसे कोई लेना देना नहीं था और न ही पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। आज भी तुम्पा नाम की एक बच्ची का पिता उस बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया था, लेकिन सब इंस्पेक्टर राम का यही कहना था कि उसने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो कहीं भाग गई। वो 15 साल की है और जल्दी घर आ जाएगी। तुम्पा के पिता के बार बार कहने पर भी वो उसकी एफआईआर नहीं लिखता है और राम उसे थोड़े पैसे देकर वहां से घर भेज देता है। वहां से जाने से पहले तुम्पा के पिता उसकी बच्ची का मिसिंग पोस्टर पुलिस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर लगाता है। यही समय पता चलता है कि तुम्पा वही बच्ची है जिसे परम ने काट कर उसे जान से मार दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्टर 36 के राजीव कैंप के वहाँ पर 1000 लोग रहते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तब उनकी बॉल एक नाले में जा गिरती है। अली नाम का एक बच्चा जब बॉल लेने के लिए नाले में जाता है तो उसे वहाँ से एक इंसान का हाथ दिखाई देता है जिसे वो नाले से बाहर निकलता है। उन हड्डियों को देखकर कुछ ही देर में वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। खबर मिलते ही पुलिस भी वहाँ पर आती है, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये हाथ की हड्डियां नहीं बल्कि किसी बंदर या किसी लंगूर की हड्डियां हैं। सब इंस्पेक्टर राम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करना चाहता था। उसके मुताबिक सेक्टर 36 और राजीव कैंप से कोई भी बच्चे मिसिंग नहीं हुए हैं, तो ये किसी इंसान की हड्डी हो ही नहीं सकती है। साथ ही नाला झिलमिल कॉलोनी से कनेक्टेड है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस वालों की नहीं है। वहाँ के लोग पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाए, इसलिए बात को घुमाने के लिए राम अली को 100 रुपए देकर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि उसने ऐसे मामलों के लिए पुलिस को खबर दी थी। बाहर जो कुछ भी हो रहा था, परम अपने घर के विंडो से सब कुछ देख रहा था, क्योंकि वो नाला बलबीर के घर के पास से निकलता था। उसी रात को अली के पिता अली को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेजता है। रात के 9-10 बज चुके थे और बाहर बहुत ही कम लोग थे। अली जब एक गली से गुजर रहा था तो वहाँ पर उसे परम मिलता है, जो कि अपने फोन का लालच देकर उसे अपने पास में बुलाता है। जब अली उसके पास में जाता है तो मौका देखकर परम उसे किडनैप कर लेता है और घर पे लाकर उसे बेड से बांध देता है। अली परम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे घर जाने दें, नहीं तो उसके पिता उसे गोली मार देंगे। तब परम उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे इस एरिया में गरीब हैं और उनमें से एक अली खत्म भी हो जाएगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके माँ बाप कुछ दिनों तक पुलिस स्टेशन का चक्कर काटेंगे, पुलिस भी कुछ समय तक उसे ढूंढेगी, उसके बाद में उसकी फाइल बंद हो जाएगी। कहते कहते परम अली के हाथों को रस्सियों से खोल देता है। जैसे ही अली वहां से भागने की कोशिश करता है तो परम उसका सर दीवार पर मारकर उसकी जान ले लेता है। सीन कट होता है और कहानी 1983
चंबा विलेज से दिखाई जाती है, जहाँ पर हम परम के बचपन को देखते हैं। उस समय परम अपने मामा के साथ में उसकी मीट शॉप पर काम करता था, लेकिन उसका मामा उसे अक्सर सेक्सुअली हरास करता था और उसका रेप करता था। इन सब से परम इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था कि एक दिन जब उसका मामा उसका रेप करने वाला था, तो गुस्से में वो मटन काटने वाले चाकू से अपने मामा के ऊपर कई बार वार करके उनकी जान ले लेता है। कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम पर आती है, जहाँ पर परम को मनु नाम के कंपाउंडर का कॉल आता है, जो कि उसके घर के बाहर खड़ा था। उसका कॉल आते ही परम एक बॉक्स लेकर उसके पास में जाता है और उसे वो बॉक्स दे देता है, जिससे हमें पता चलता है कि परम जिन बच्चों को मारता था वो उनके ऑर्गन को मनु को भेज देता था। मनु के जाने के बाद में परम टॉयलेट से खून साफ करने लगता है, क्योंकि वहीं पर वो डेड बॉडी के टुकड़ा करता था। फिर बॉडी के पार्ट को नाले के अलग अलग पार्ट में फेंक देता था। सभी चाकू से खून साफ करता था और अपनी फैमिली फोटो की जगह वो बलबीर की फैमिली की फोटो रख देता है, क्योंकि अगले ही दिन बलबीर वहां पर रहने के लिए आने वाला था। अगले सीन में हम बलबीर को देखते हैं, जहाँ पर उसके ग्रैंड डॉटर रूबी का बर्थडे था। बलबीर उसे कपड़े पहनाने का ट्राई करा था, लेकिन रूबी बलबीर से कपड़े नहीं पहनना चाहती थी। बलबीर का बिहेवियर रूबी की तरफ बहुत ही अजीब था। रूबी भी अपने ग्रैंडफादर से बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती थी। तभी वहाँ पर बलबीर की वाइफ आती है, जो कि बलबीर के साथ में रूबी को रेडी करके पार्टी के लिए ले जाती है। पार्टी में बलबीर अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करता है। उसी दौरान उसे परम का कॉल आता है, जो उसे अगले वीक कुछ मिलने की बात कह रहा था। मनु ने भी परम को ऑर्गन के पैसे अगले वीक देने की बात की थी। तो क्या बलबीर भी परम के साथ में मर्डर में और ऑर्गन ट्रैफिकिंग में साथ देता था? ये हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो वहीं पर बलबीर परम को किसी चुमकी नाम की लड़की को बुलाने की बात कहता है। फिर हम चुमकी को देखते हैं, जिसने कुछ सेंसुअल फोटो खींची थी, जो वो अपने पिता अनूप को दिखा रही थी। ये बात बहुत ही अजीब थी कि आखिर कोई बेटी अपने पिता को ऐसे फोटो कैसे दिखा सकती है, और वो उनमें से एक अच्छी फोटो चूज करने को क्यों कहेगी। एनीवे, इस समय पर दुर्गा पूजा चल रही थी और चुमकी अपनी फैमिली के साथ में आरती करने जाती है, जहाँ पर उससे परम का कॉल आता है, जो उसे घर पर बुलाता है। इधर परम उन बच्चों को और अपने क्राइम को याद करके खुशी से डांस कर रहा था, क्योंकि उसे ये सब करके बहुत ही सुकून मिलता था। और सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। अगले दिन दशहरा था, जहाँ पर राम अपनी बेटी और अपनी वाइफ को रामलीला दिखाने के लिए जाता है, क्योंकि उस नाटक में सभी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग करने वाले थे और राम वहाँ पर रावण बनने वाला। लेकिन स्टेज पर जाने से पहले चुमकी के पिता अनूप राम से बात करने के लिए आता है, क्योंकि अब चुमकी मिसिंग हो गई थी और पुलिस वालों को बार बार कहने पर भी पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी। तो गुस्से में अनूप राम को ये कहता है कि जिस दिन उसकी बेटी को कुछ होगा, तब उसे बाकी बच्चों के पेरेंट का दर्द समझ में आएगा। इस बात पर राम बहुत ही गुस्सा होता है। वो अनूप को बहुत ही बुरा भला कहता है। उसके मुताबिक पुलिस वालों के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा पेंडिंग काम है। ये सब उसकी पत्नी सुन लेती है और नाटक खत्म होने के बाद में उसकी पत्नी उससे इस बारे में पूछती है। तब राम उसे कहता है कि पुलिस वालों की कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती है, इसलिए उससे गुस्सा आ गया था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अकेले टॉयलेट करने गई है। जो बात सुनकर राम थोड़ा टेंशन में आ गया था, क्योंकि ये बात राम को अच्छे से पता थी। जिस तरह उस एरिया में बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, उसी समय बच्चों को यहाँ वो अकेले नहीं भटकना चाहिए। सभी पुलिस वाले राम की बेटी को ढूंढने लगते हैं। वहीं पर हम परम और मनु को देखते हैं, जो कि बच्चों को किडनैप करने के लिए वहां पर आए थे। मनु बच्चों को उठाने के लिए हॉस्पिटल का एम्बुलेंस बुलाया था और राम वहीं पर पड़ा हुआ एक मास्क पहन लेता है। परम जब तक अकेले बच्चा ढूंढ रहा था, उस समय पर मनु एम्बुलेंस में बैठकर नेल पॉलिश लगा रहा था। उसी दौरान परम की नजर राम की बेटी पर जाती है। जब वो टॉयलेट करने जा रही थी, तभी परम उसे बेहोश करके उसे किडनैप करके अपने साथ में ले जाने लगता है। लेकिन लकीली राम उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर परम वहीं पर राम की बेटी को छोड़कर भागने लगता है। अब राम उसका पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद में परम राम का पीछा छुड़ाकर निकल जाता है। राम जहाँ पर रुक गया था, वहीं पर मिसिंग बच्चों के पोस्टर भी लगे हुए थे, जिसे देखकर उसे समझ में आ गया था कि आज उसकी बेटी पर भी खतरा आते आते रह गया। दूसरी तरफ मनु वहीं पर एम्बुलेंस लेकर खड़ा था कि उसकी एम्बुलेंस में राम की बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और किसी को भी मनु पर कोई शक नहीं होगा। कुछ देर के बाद में राम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर उसकी पत्नी उसे बहुत ही बुरा भला कहती है, क्योंकि इतने दिनों से राम अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा था। उसे लोगों के मिसिंग बच्चों को लेकर कोई भी फिक्र नहीं थी। आज उसकी खुद की बेटी किडनैप होने वाली थी और अगर अभी भी राम ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो शायद उसकी बेटी को सेकंड चांस कभी नहीं मिलेगा। अपनी बेटी पर जब बात आई तो राम पूरी तरीके से बदल गया। उसी समय वो चुमके के घर पर गया और उसके पिता अनूप को अगले दिन पुलिस स्टेशन आकर एफआईआर दर्ज करने के लिए कह देता है। परम भी इस इंसिडेंट से डर गया था। उसे पता ही नहीं था कि वो बच्ची ऐसे राम की है। फिर भी उसे इस बात की खुशी थी कि उसने मास्क पहना था और राम ने उसका चेहरा नहीं देखा। लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात उसे डरा रही थी, जिसके बाद में वो अपनी वाइफ को कॉल करके उसके पास कुछ चीजें भेजने को कहता है और वो चीजें वो उसे संभालने के लिए कहता है। उन चीजों में एक सीडी थी जिसमें सदाबहार तराने लिखा हुआ था। उस सीडी को परम छुपा कर रखना चाहता था। इस सीडी में क्या था, ये भी एक सस्पेंस है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना।
अब अगले दिन दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होता है, जहाँ पर दिल्ली की एक हाई सोसाइटी में विवान नाम के एक बच्चे को उसके घर के सामने से किडनैप कर लिया जाता है। विवान एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, तो इसलिए सभी पुलिस इंक्लूडिंग डीजीपी भी उसे ढूंढने में लग गई थी। न्यूज चैनल पर हर जगह विवान का ही न्यूज दिखाया जा रहा था, लेकिन बस राम ही था जो कि बाकी बच्चों को ढूंढने और चुमके की मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट करने में लगा हुआ था। राम चुमकी के पिता से उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि चुमकी उस रात एक रिक्शा में बैठकर बलबीर के घर पर गई थी। उसे कभी कभी बलबीर के घर से काम आ जाया करता है। वो रिक्शा चुमकी का फिक्स था, वो हमेशा उसी रिक्शा से जाती थी। ये सब इन्फॉर्मेशन लेकर राम बलबीर के घर पर जाता है। बलबीर यहाँ पर इनडायरेक्टली राम को जताता है कि डीजीपी रस्तोगी और होम मिनिस्टर का बेटा उसका कॉलेज फ्रेंड है और अब वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब कि बलबीर पर अगर एलिगेशन आएगा तो राम की खुद की जॉब चली जाएगी। वही बात रही चुमके की, तो बलबीर के घर पर नहीं आई। उनकी बातें जब चल रही थी तो वहीं पर चुमके का पिता अनूप आता है, जो कि बलबीर के ऊपर चुमकी को किडनैप करने का आरोप लगाता है। वो उसके ऊपर यह भी आरोप लगाता है कि उसने उसको रेप किया होगा, लेकिन उसके एलिगेशन से बलबीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही उसे कोई डर लगता है। उल्टा बलबीर राम को कहता है कि चुमकी एक प्रोस्टिट्यूट है जो कभी कभी अपनी सर्विस देने के लिए उसके पास में आती और बलबीर हर महीने उसे 30,000 रुपए पे करता है। चुमकी का पिता खुद ही चुमकी के लिए कस्टमर ढूंढता है। ये बात जानकर राम बहुत ही शॉक्ड था, क्योंकि अनूप ने तो उसे ये कहा था कि चुमकी बलबीर के असिस्टेंट है। उसे तो पता ही नहीं था कि अनूप खुद अपनी बेटी से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाता था। इसलिए चुमकी अपने पिता अनूप को अपनी सेंशुअल फोटो दिखा रही थी, क्योंकि वो फोटो कस्टमर के लिए थी। अनूप और चुमकी की सच्चाई जानकर राम गुस्से में उसे बलबीर के घर से बाहर निकाल देता है। राम इस केस की इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगा, लेकिन वो अनूप जैसे इंसान को अपने सामने नहीं देखना चाहता था। जिसके बाद बलबीर डीजीपी रस्तोगी को कॉल लगाकर राम के बारे में कहता है। जब राम की बात डीजीपी से होती है तो डीजीपी उसे बलबीर से पूछताछ करने से मना करता है और वो उसे वापस पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। सीनियर के ऑर्डर मिलने की वजह से राम वहां से जाने लगता है और परम उसे बाहर गेट तक छोड़ने आता है। इस दौरान परम उसे उसके बेटे के बारे में पूछता है, जो बात राम को बहुत अजीब लगती है। तब बात को बदलने के लिए परम अपनी बेटी की बात निकालता है कि उसकी भी एक बेटी है जो कि गांव में रहती है और इस खराब जमाने को देखते हुए उसे अपनी बेटे की बहुत ही फिक्र होती है। इन सब बातों के बाद में राम फिर पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पर वो डीजीपी रस्तोगी से मिलता है। डीजीपी राम से बहुत ही गुस्सा था, क्योंकि उसने उसके कॉलेज फ्रेंड बलबीर को केस में फंसाने की कोशिश की थी। डीजीपी राम को विवान के किडनैपिंग को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। सभी पुलिस वाले उसी केस में लगे हुए थे, तो राम को भी वहीं पर होना चाहिए, क्योंकि एक अमीर बच्चे की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा। ऊपर से चुमके प्रोस्टिट्यूट है, तो उसका मिसिंग होना, उसका होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ के गरीब लोग माइग्रेंट हैं, वे लोग खुद ही अपने बच्चों को बेचते हैं। बाद में बच्चा खो जाने को लेकर पुलिस के सामने हंगामा खड़ा करते हैं। अगर राम उसकी एडवाइस को फॉलो करता रहेगा तो राम के लिए बहुत ही अच्छा होगा, वरना उसकी जॉब में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती थी। डीजीपी की ऐसा एडवाइस सुनकर राम अपनी हिम्मत खो रहा था। तभी उसे उसी रिक्शा ड्राइवर का फोन मिलता है और जब वो फोन के मैसेज और कॉल देखता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा सच के बारे में पता चलता है, जिसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर राम फिर से डीजीपी से बात करने के लिए जाता है। जिससे हमें पता चलता है कि उस रात को रिक्शा ड्राइवर ने चुमकी को बलबीर के घर के बाहर ही छोड़ा था, लेकिन चुमकी वहां से बाहर नहीं आई और परम ने उसे चुमकी का फोन और कुछ पैसे देकर ये कहा कि अगर कोई चुमकी के बारे में पूछे तो ये बताए कि चुमकी को उसने रेलवे स्टेशन में छोड़ा था। साथ ही परम उस रिक्शा ड्राइवर को चुमकी का फोन कहीं दूर फेंकने के लिए कहता है, लेकिन वो रिक्शा ड्राइवर लालच में आकर उस फोन को अपने पास में रख लेता है। उसकी हेल्प से राम को परम और चुमकी के मैसेजेस और कॉल दिखते हैं। मतलब कि राम का शक बिल्कुल सही था कि बलबीर के घर में ही चुमकी के साथ में कुछ न कुछ गलत हुआ था। लेकिन इतने सारे एविडेंस मिलने के बाद भी डीजीपी बलबीर का नाम इस केस में नहीं डालना चाहता था। वो क्लियरली बलबीर की इमेज ठीक करने में लगा हुआ था। यहाँ तक कि डीजीपी गुस्से में राम को सस्पेंड कर देता है। उसके मुताबिक राम जानबूझकर परम को फंसाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर नौकर फंस गया तो मालिक का भी तो नाम आएगा। हम ये भी देखते हैं कि उस अमीर बिजनेसमैन के बेटे विवान के किडनैपर को पकड़ लिया गया है और विवान भी सेफली अपने घर पर आ चुका है। जिसके पास पैसा है, जो अमीर है, उनकी लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उन्हें पुलिस हर समय हेल्प करने के लिए खड़ी रहती है। जो गरीब होता है उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती है। सोचिए जरा गरीब लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी। बच्चे कई मन से मिसिंग होते हैं, लेकिन उनकी किसी को भी कोई फिक्र नहीं होती है। जरा सोचिए गरीब लोगों के ऊपर क्या बीतती है, जिनके बच्चे कई महीनों से गायब हो जाते हैं। उनकी कोई फिक्र क्यों नहीं करता है। अमीर इंसान का बच्चा एक दिन के लिए गायब क्या हो जाए, पुलिस फोर्स उसे ढूंढने में दिन रात एक कर देती है। इन गरीब लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि इनके बच्चे जिंदा भी है नहीं। अब राम सस्पेंड जरूर हो गया था, लेकिन वो केस को सॉल्व करने में लगा हुआ था। इसीलिए कई दिनों तक वो चुपके से परम पर नजर रखता है। एक दिन वो परम और कंपाउंडर मोनू को एक साथ देख लेता है, जहाँ पर कंपाउंडर मोनू को परम वही ऑर्गन वाला बॉक्स देता है, लेकिन उसे और भी कोई सबूत चाहिए था, इसलिए वो उस समय परम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बलबीर कुछ प्रोस्टिट्यूट के साथ में रूम में था।
बलबीर परम को कैमरा सेटअप करने के लिए कहता है। मतलब कि बलबीर जब भी इंटीमेट होता था तो वो उसके वीडियोस को रिकॉर्ड करता था। तो क्या परम जिस सीडी को छुपा रहा था उसमें भी बलबीर का कोई राज छुपा होगा, ये हम आगे देखेंगे। इधर राम और कांस्टेबल भूपेन जब दशहरे वाली रात को बात कर रहे थे तब राम को याद आता है कि मनु उस समय एम्बुलेंस लेकर वहीं पर खड़ा था और मनु परम को भी जानता था। तब जाकर राम को समझ में आता है कि उस दिन मोनू परम के साथ में बच्चों को किडनैप करने के लिए आया था। मतलब अगर प्रेम और बलबीर की सच्चाई सामने लानी है तो मनु से उनकी सच्चाई निकलवानी होगी। जिसके बाद राम और कांस्टेबल भूपेंद्र मिलकर मनु को बेहोश करके हॉस्पिटल से किडनैप कर लेते हैं। फिर उसे एक अबेंडन घर में कैद करके रखते हैं क्योंकि उसे जेल में तो रख नहीं सकते। डीजीपी खुद केस को बंद करने में लगा हुआ था, इसलिए वहीं पर परम के बारे में राम मनु से पूछताछ करता है, जिस दौरान राम को मनु से बहुत कुछ पता चलता है। अब अगले दिन राम की फिर से ज्वाइनिंग थी और चुमकी के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आईपीएस ऑफिसर सेकिया को अपॉइंट किया जाता है और उनके साथ में राम इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला था। इस बात से डीजीपी बहुत ही गुस्सा था क्योंकि अब उसके हाथ में पावर नहीं था और अब वो राम को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता था क्योंकि राम अब सेकिया के अंडर में काम करने वाला था। लेकिन डीजीपी पहले से ही बलबीर को वार्न कर देता है। बलबीर भी समय रहते अपने हरियाणा के कुछ आदमियों को सबूत और गवाहों को मिटाने में लगा देता है। जिसके बाद बलबीर का कुछ आदमी मनु को जान से मार देते हैं और उसकी डेड बॉडी को कहीं और ले जाकर उसका टुकड़े टुकड़े करके उसमें आग लगा देते हैं। ये तो बिल्कुल कंफर्म था कि वो मनु की डेड बॉडी थी क्योंकि उससे कटे हुए हाथ में नेल पॉलिश लगी हुई थी और सिर्फ मनु ही अपने एक फिंगर पर नेल पॉलिश लगाता था। यहाँ पर राम सेकिया को उसी अबेंडन घर में ले जा रहा था जहाँ पर उसने मोनू को कैद कर रखा था ताकि सेकिया मोनू से भी पूछताछ कर सके। इसके कुछ देर के बाद में राम और सेकिया उस अबेंडन घर में जा पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें मोनू नहीं मिलता है और उन्हें तो पता ही नहीं था कि कुछ देर पहले मोनू को बलबीर के आदमियों ने किडनैप करके उसे जान से मार दिया था। मोनू के गायब होने से पहले राम भूपेन पर बहुत ही गुस्सा करता है और उसे मारता भी है क्योंकि उसने भूपेन को जिम्मेदारी दी थी कि वो मनु के ऊपर नजर रखे। लेकिन जिस समय पर उसे सबसे ज्यादा नजर रखनी थी ठीक उसी समय पर भूपेन खाना खाने के लिए चला गया। इसी वजह से बलबीर के आदमी को मौका मिल गया और उन्होंने मनु को मार डाला। अब जब मनु उनके हाथों से निकल चुका है तो आखिर में बचता है परम। तो इसलिए सेकिया राम को ऑर्डर देता है कि वो परम को अरेस्ट करें। जिसके बाद राम परम को पुलिस स्टेशन लाता है लेकिन पुलिस स्टेशन में परम बिल्कुल भी नहीं डरता है। उसे बस इस बात की टेंशन थी कि कहीं उसके फेवरेट शो के फिनाले मिस न हो जाए जो कि 9 बजे टेलीकास्ट होने वाला था। तो इसलिए वो पुलिस के सभी सवालों के आंसर देकर जल्दी घर आना चाहता था। पहले तो राम से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसकी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की थी। जिसके बाद परम बिना किसी प्रॉब्लम और डर के पुलिस को अपने सभी क्राइम बता देता है कि वो चुमके से प्यार करता था और उस दिन उसने कस्टमर का बहाना देकर उसे घर पर बुलाया। उसने उसे उसके साथ में इंटीमेट होने के लिए पैसे भी दिए लेकिन चुमकी ने उसकी बात नहीं मानी। उल्टा वो परम को नौकर कहकर उसकी इंसल्ट करने लगी और चुमकी ने उसे गालियां भी दी। जिस बात से परम इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने चुमकी के साड़ी के पल्लू से उसका गला घोटकर उसे जान से मार दिया। फिर उसने उसका रेप किया। उसे जो कुछ भी चाहिए था उसने चुमकी को मारकर उसे हासिल किया। ये सब सुनकर राम ने परम से पूछा क्या उसने चुमकी के ऑर्गन भी मनु को बेचे। लेकिन परम के मुताबिक वो चुमकी से प्यार करता था, वो उसके ऑर्गन थोड़ी बेचेगा। वो तो चुमकी के ऑर्गन और कुछ बॉडी के पार्ट खा गया था जैसा उसने पहले भी किया था। इस बात से राम और सेकिया दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि बॉडी पार्ट को खा गया इसका क्या मतलब था। तब परम उन्हें समझाता है कि चाइल्डहुड में उसके मामा ने उसका रेप किया था और एक दिन गुस्से में उसने अपने मामा को काटकर मार डाला। फिर मामा का हार्ट लिवर वो कच्चा ही खा गया और उसके बाकी के बॉडी पार्ट उसने कुत्ते को खिला दिए। लेकिन तब से लेकर उसे ह्यूमन मीट खाने की आदत लग गई थी। उसे जानवरों के मीट में वो टेस्ट नहीं मिलता था जो इंसानों के मांस में था। तो इसलिए उसने 2005 से गरीब बच्चों को किडनैप करना शुरू कर दिया जिनके ऑर्गन वो मनु को बेचता था और उनके कुछ बॉडी के पार्ट वो खा जाया करता था। साथ ही बच्चों को मारकर या उनके जिंदा रहते समय वो उनका रेप भी करता था। तो अब बात रही बाकी के बॉडी पार्ट की, तो उनको उसने नाले में फेंक दिया और अपने विक्टिम के सर घर के गार्डन में दफना दिए। राम को तो बहुत ही पहले नाले में इंसानों की हड्डियां मिली थी। अब उसे समझ में आया था कि अगर उसने सही समय पर एक्शन लिया होता तो अब तक वो कुछ बच्चों की जान बचा सकता था। अब तक परम ने करीब 24 बच्चों और चुमकी को अपना शिकार बना लिया था। ऊपर से परम को किसी का डर ही नहीं था। उसके मुताबिक बलबीर उसे बचा लेगा, उसे कोई भी सजा नहीं होगी। इसलिए बलबीर के खिलाफ परम कोई भी बयान नहीं देता है। लेकिन उसके एक्सप्रेशन से ही समझ आ रहा था कि बलबीर भी इन क्राइम में शामिल है, नहीं तो वो क्यों सबूत और गवाहों को मिटाने के चक्कर में रहता। अब जो भी हो, परम के मुंह से उसके क्राइम सुनकर सेकिया और राम शॉक्ड थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतने खतरनाक रेपिस्ट और कैनिबल से बातें कर रहे हैं। वहीं पर परम के मुताबिक गरीब बच्चों को अपना टारगेट बनाना बहुत ही आसान था क्योंकि किसी को भी उनकी कोई फिक्र नहीं होती है। खुद राम भी तो इतने सालों से मिसिंग बच्चों के केस को इग्नोर करता आ रहा था। बाकी पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। ऐसे ही बच्चे मर भी जाए 10 रुपये पैदा हो जाएंगे क्योंकि उसके मुताबिक वो बस नाली के कीड़े थे। एक दिन ये सभी लोग उस नाली में सड़कर मारे जाएंगे। बच्चों के मरने से किसी का भला भी हो रहा था, किसी अमीर के बच्चे को नई जिंदगी मिल रही थी। परम की बातें सुनकर राम को खुद पर गुस्सा आ रहा था
जिसके बाद में वो परम को लॉकअप में बंद कर देता है। फिर अगले दिन पूरी पुलिस फोर्स उस एरिया के नालों में ह्यूमन के बॉडी पार्ट को कलेक्ट करने लगती है और फोरेंसिक टीम उनको टेस्ट करने में लग जाती है। वहीं पर परम तो खुद ही गार्डन के एरिया को खोद रहा था। वो उनमें से बच्चों और चुमकी का स्कल बाहर निकालता है। ये सब देखकर चुमकी और उन बच्चों के पेरेंट टूट जाते हैं। वे बहुत ही रोने लगते हैं। वे लोग कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम कर रहे थे कि अगर उन्होंने अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज उनके बच्चे इस हैवानियत का शिकार नहीं होते। दूसरी तरफ उन डेड बॉडीज के पार्ट की जो हालत थी उसे देखकर तो पुलिस वाले भी डर गए थे। यहाँ तक कि कई पुलिस वाले तो उल्टियां भी कर रहे थे। वहाँ की पब्लिक भी पुलिस पर ही भड़क रही थी और अब इस केस को सॉल्व करना और क्रिमिनल्स को पकड़ना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। इधर डीजीपी होम मिनिस्टर के बेटे मिथिलेश को कॉल करके केस के बारे में बताता है। दोनों ही बलबीर के कॉलेज फ्रेंड थे, जिसके बाद में दोनों अपने दोस्त को बचाने के लिए कोई प्लान बनाते हैं। परम पहले से लॉकअप में था और बलबीर को भी अरेस्ट कर लिया गया था। दोनों को कुछ दिनों के लिए तिहाड़ जेल में भी रखा गया था। अब लोग इस बात से कंफर्म थे कि बलबीर भी इन क्राइम में शामिल है। कुछ लोग बलबीर के सेक्टर 36 वाले घर में तोड़फोड़ कर रहे थे और जब भी बलबीर कोर्ट जाता था वहाँ भी लोग उसे मारने के लिए रेडी रहते थे। इन सबके बीच में एक और चेंज हुआ था। होम मिनिस्टर का बेटा मिथिलेश अपने कनेक्शन का यूज करके सेकिया का प्रमोशन करवा देता है। साथ ही उसका ट्रांसफर भी हो जाता है और राम को पुलिस फोर्स से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने इतने सालों से मिसिंग बच्चों के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। वहीं पर इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है, जिसका ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि डीजीपी रस्तोगी था। मतलब कि डीजीपी रस्तोगी और मिथिलेश ने मिलकर अपने कॉलेज फ्रेंड बलबीर को बचाने के लिए ये पूरा सेटअप किया था। पहले तो उन लोगों ने राम को जॉब से निकलवाया ताकि वो इस केस को लेकर कोई काम नहीं कर पाए। सेकंड, उन्होंने सेकिया को प्रमोशन देकर उसका ट्रांसफर कर दिया ताकि सेकिया के पास भी इस केस को लेकर कोई पावर न रहे। वैसे भी सेकिया प्रमोशन पाकर खुश था, इसलिए उसे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा था। और तीसरा, मिथिलेश ने डीजीपी रस्तोगी को सीबीआई ऑफिसर ही बना दिया था और उसे ही बलबीर का केस हैंडओवर कर दिया गया था। अब जब दोनों दोस्त पूरे पावर में थे तो बलबीर को कैसे कुछ हो सकता था। बलबीर इसीलिए कुछ ही दिनों में इजीली निकल गया। जितने भी समय वो जेल में रहा उसकी पूरी खातिरदारी हुई। उनकी सारी चाल राम समझ गया था, लेकिन वो पूरी तरीके से मजबूर था। पर फिर भी वो एक बार लास्ट ट्राई करने का सोचता है। इसलिए वो सेकिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने कनेक्शन का यूज करके उसकी मुलाकात एक बार परम से करवा दे। सेकिया भी उसकी हेल्प कर देता है और अगले ही दिन राम तिहाड़ जेल में परम से मिलता है, जहाँ पर परम अभी भी इस गलत फहमी में था कि उसका मालिक बलबीर उसे बचा लेगा और उसे फांसी या जेल नहीं होने देगा। राम तब उसकी गलतफहमी दूर करता है और उसे कहता है कि बलबीर ने सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया है कि वो तो बिजनेस के चक्कर में उस घर में आता था। वो बस एक दो दिन कभी कभी रुकता था। परम अकेले उस घर में क्या करता था वो सिर्फ वही जानता है। उसका उन क्राइम में कोई भी हाथ नहीं है। साथ ही बलबीर के आदमियों ने उसके दोस्त मनु को भी जान से मार दिया था और उसकी लाश अब तक नहीं मिली थी और मौका मिलते ही परम के साथ में वे लोग ऐसा ही करेंगे। ये सब जानकर परम बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि अगर उसे फांसी या जेल हुई तो उसकी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा जिसे वो इतना प्यार करता था। तब राम उसे समझाता है कि अगर उसे जेल से बाहर निकलना है तो सच सच बता दे कि क्या बलबीर उन क्राइम में शामिल था। जिसके बाद में परम सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करता है और राम को उसके गांव जाकर उसकी वाइफ से एक सीडी लेने को कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑर्गन को बेचने के बाद में परम को जो पैसे मिलते थे वो मनु ही परम के घर पर पहुंचाता था। अब उसी रात को राम बिना किसी को बताए परम के गाँव के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वो कांस्टेबल भूपेन से मिलकर एक लैपटॉप लेता है। भूपेन उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन राम उसे अपने साथ में नहीं ले जाता है। वो अगले दिन परम के गांव वाले घर पर पहुंचता है, जहां पर परम की वाइफ उसे वही सदाबहार तराने वाली सीडी दे देती है। उस सीडी के एक वीडियो को देखने के बाद राम के होश उड़ जाता है। हमें यहाँ पर सीडी में क्या है ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता है, लेकिन उसकी ऑडियो से हमें पता चलता है कि उन क्राइम में बलबीर भी शामिल था। वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी करता था, साथ ही बलबीर भी उन बच्चों का रेप भी करता था। इसीलिए उसकी ग्रैंड डॉटर बलबीर से अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को भी अब्यूज करता था। बलबीर जो परम के साथ अगले वीक आने वाले पैसों के बारे में कॉल पर बातें कर रहा था, वो इसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग के ही पैसे थे। इसीलिए बलबीर अपना सच छुपाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा था। अगर सिर्फ परम ही इसी में शामिल होता तो बलबीर खुद को बचाने की इतनी मेहनत नहीं करता। वही परम की वाइफ अब तक परम को इनोसेंट मान रही थी। उसके मुताबिक कोई शैतानी ऐसा काम कर सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि परम उनके लिए फैमिली मैन जरूर है, लेकिन दुनिया के लिए वो भी शैतान है। जिसके बाद में राम वहां से निकल जाता है, लेकिन वापस लौटने के लिए उसे कोई बस या गाड़ी नहीं मिल रही थी। पूरा 1 घंटा वेट करने के बाद में उसे गाड़ी दिखती है और उसके एक बार बुलाने पर वो गाड़ी उसे पिकअप करने के लिए रुक भी जाती है। लेकिन उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि बलबीर के आदमी थे, जो कुछ दूर जाने के बाद में चाकू से बार बार राम के सीने में वार करते हैं। फिर राम का गला काटकर उसे जान से मार दिया जाता है और आखिर में बलबीर के खिलाफ में जो सीडी थी उसे भी तोड़कर उसे रास्ते में फेंक दिया जाता है। अब शायद मनु की तरह राम की बॉडी के भी टुकड़ा टुकड़ा करके उन लोगों ने जला दिए होंगे। सीन कट होता है और कहानी 6 महीनों के बाद में दिखाई जाती है, जहाँ पर एक शॉकिंग चीज सामने आती है कि कांस्टेबल बिश्नोई अब भी कांस्टेबल ही था, लेकिन भूपेन कांस्टेबल से एसपी बन चुका था। उसे राम की पोस्ट मिल चुकी थी। उसे ऐसे ही राम की पोस्ट नहीं मिली थी, वो भी बलबीर की टीम में शामिल हो चुका था, जहाँ पर डीजीपी रस्तोगी ने उसे प्रमोशन का ऑफर दिया था।
और भूपेन ने वो ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बदले में वो केस को लेकर राम की सभी इन्फॉर्मेशन डीजीपी और बलबीर को बता देता है। मनु को कहाँ राम ने छुपा कर रखा था ये भी भूपेन ने ही उन्हें बताया था, जिसके बाद इजीली बलबीर के आदमी ने मनु को किडनैप करके मार दिया था। और भूपेन ने राम के सामने ऐसा दिखाया कि जब वो खाना खाने गया मनु को तभी किसी ने किडनैप किया। राम जो कि परम के गांव जा रहा था ये से भूपेन को पता था और उसने ये बात बलबीर और डीजीपी को बताई थी, जिसके बाद बलबीर के लोगों ने रास्ते में ही राम का मर्डर करके सबूतों को मिटा दिया। अब प्रमोशन होने के बाद में भूपेन बहुत ही घमंडी हो चुका था और बिश्नोई को भी पता था कि उसने कुछ न कुछ गलत करके इस पोजीशन को हासिल किया है, लेकिन उसके पास में कोई सबूत नहीं था। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं जहाँ पर पहले मिसिंग बच्चों के पोस्टर लगे हुए थे वहाँ अब राम का भी मिसिंग पोस्टर लगा हुआ था। कुछ दिनों के बाद में बिश्नोई न्यूज़पेपर में देखता है कि बलबीर के वो 3 आदमी पकड़ गए हैं जिन्होंने राम का मर्डर किया था। ये जानकर बिश्नोई को थोड़ी खुशी मिलती है क्योंकि उसने कभी भी राम के लिए बुरा नहीं सोचा था। उसी समय कोई उसके डोर के सामने एक पार्सल छोड़कर जाता है। उस पार्सल में बिश्नोई को एक सीडी मिलती है जिसमें लिखा था और भी सदाबहार गाने, मतलब कि ये सीडी उस सीडी की डुप्लीकेट है जिसमें बलबीर के सभी क्राइम छुपे थे। लेकिन अब देखना यह था कि बिश्नोई इस सीडी को दुनिया के सामने लाकर बलबीर को सजा दिलाता है या फिर वो भी भूपेन की ही तरह सीडी का यूज करके खुद का फायदा करेगा। अब यहाँ पर उन बच्चों चुमकी, राम, मनु इन सभी का जस्टिस पूरा बिश्नोई के हाथ में था और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी निटारी किलिंग के बारे में बता चुका हूँ कि कैसे सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंडेर ने नोएडा की अपनी कोठी में इन किलिंग को अंजाम दिया। दोनों वीडियो काफी अलग है, जहाँ पर एक तरफ पंडेर की कहानी दिखाई गई है और यहाँ पर सुरेंद्र कोहली की। ये मूवी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर बहुत है और बहुत सी चीजें ऐसी है जो कि शायद रियल में नहीं हुई होगी और बहुत सी चीजें ऐसी है जो कि आज तक किसी को भी नहीं पता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ निटारी किलिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं पूरी रिसर्च करके और सारे एक्सपर्ट को आपके सामने लाकर रख दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो पर 3000 लाइक करें, उसके बाद मैं उस वीडियो को लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें।